ठीक है, तो हमने कल ये देखा था कि वृत्तियां, तो उसमें से सबसे पहली वृत्ति प्रमाण है ना, सबसे पहला वृत्ति है प्रमाण, राइट। तो हम उस वृत्ति के बारे में हम बात कर रहे थे, राइट। तो प्रमाण और दूसरा वृत्ति कौन सा है प्रमाण के बाद? प्रमाण के बाद कौन सा है वृत्ति? विपर्य। हाँ, यस, विपर्यय। विपर्यय। फिर विपर्यय के बाद कौन सा है? प्रमाण, विपर्यय, स्मृति। यस, प्रमाण, विपर्यय, स्मृति। स्मृति तो सबसे लास्ट में है ना। स्मृति तो सबसे लास्ट में है। प्रमाण, विपर्यय, विकल्प। विकल्प, हाँ, विपर्यय, विकल्प, निद्रा, स्मृति। यस, निद्रा, स्मृति। यह पांचों वृत्तियां हैं जिनमें से हमने कल हमने ये देखा था, हम प्रमाण है ना, हमने प्रमाण का देखा था कल, ठीक है। ओके, अच्छा, अब हम देखेंगे प्रमाण के बाद नेक्स्ट कौन सा है? विपर्यय, करेक्ट। विपर्यय आज अभी हम देखते हैं विपर्यय। ओके, ये विपर्यय एक ऐसी वृत्ति है, मतलब जैसे प्रमाण का मीनिंग हो गया सही ज्ञान, करेक्ट, सही ज्ञान प्रमाण। ठीक उसी तरह विपर्यय का क्या है? वह गलत ज्ञान। ओके, विपर्यय का मीनिंग है गलत, गलत ज्ञान। अच्छा, अब यहाँ पे गलत ज्ञान का मतलब क्या है? गलत ज्ञान का मतलब ये है, जैसे कि वह समझाते हैं, पतंजलि मुनि बताते हैं कि गलत ज्ञान मतलब जैसे कि एक वस्तु है, हम अज्ञान के वजह से उस वस्तु को हम कोई और वस्तु समझ बैठते हैं, ठीक है, उसी वस्तु को हम कोई और वस्तु ऐसा समझ बैठते हैं। उसका उदाहरण क्या है? वेदांत में कौन सा उदाहरण दिया है? रज्जु सर्प। ओके, रज्जु मतलब है रस्सी, सर्प मतलब है सांप। जैसे कि एक रूम है, एक कमरा है, उसके अंदर रात का समय है और उस कमरे के अंदर प्रकाश नहीं है, जरा भी रोशनी नहीं है। हम अंदर आते ही एक वस्तु के ऊपर हम पैर रख देते हैं अंधेरे में। तो जैसे ही हम रखते हैं, हमें आभास होता है कि वह एक सर्प है। तो उसका रिएक्शन, उसकी प्रतिक्रिया क्या होती है? हम भयभीत, तुरंत ही हम भयभीत हो जाते हैं। इसका मतलब क्या था? हमने उस बाद में हमने वहां पे रोशनी डाली, स्विच ऑन किया, पूरा प्रकाश, फिर हम देखते हैं अरे यह तो रस्सी है ऐसे। लेकिन जब आप भयभीत हुए थे उस क्षण में वो क्या था? वह तो एक विपर्यय था ना, वह एक वृत्ति था। वह वृत्ति अंदर होने के वजह से हमें यह आभास हुआ कि वो ऐसे ही कैसे हम सोच सकते हैं कि वह सर्प है ना। उसकी वृत्ति ऑलरेडी चित्त के अंदर है, इसीलिए जब हमने उस पैर दिया हम भयभीत हो गए। तो वह एक विपर्यय, ठीक है, एक विपर्यय क्या। फिर विपर्यय के बाद हम आते हैं तीसरा, वो है विकल्प, ठीक है, विकल्प। ओके, अब विकल्प में आपको विकल्प का मतलब क्या है? ओके, विकल्प
जैसे आप मराठी में बोलते हैं ना विकल्प, विकल्प का मतलब क्या है? ठीक है, अच्छा ये विकल्प वृत्ति ऐसा है, हम एक शब्द बोलते हैं, अच्छा वो जो शब्द हम बोलते हैं उसका पर्याय अस्तित्व, पर्याय हाँ जी किसी ने कुछ कहा? पर्याय, विकल्प का मतलब पर्याय होता है ना। पर्याय ऐसे होता है, अच्छा यहाँ पे विपर्यय का मतलब कुछ और है, विपर्यय का मतलब कुछ और है। ऑल्टरनेटिव, ऑल्टरनेटिव हो सकता है। हाँ, एक्चुअली ऑल्टरनेटिव जो मराठी शब्द में उसका अर्थ होगा ऑल्टरनेटिव, ठीक है। मैडम संदेह हो सकता है क्या? क्या है? संधि? संदेह। संदेह भी नहीं है, तो मैं बताती हूँ, ओके इट्स ओके, बहुत खुशी हुई आप लोग कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पे विकल्प का अर्थ ये है, उन्होंने ऐसा बताया है कि मैं एक शब्द का प्रयोग करती हूँ, उस शब्द का इस सृष्टि में अस्तित्व है ही नहीं। जैसे कि मैं कहती हूँ एक सफेद एक ससा है और उस ससे को 2 सींग है, लेकिन ससे को सींग हो सकता है क्या? ऐसा तो है ही नहीं ना, वास्तव में ऐसा हो ही नहीं सकता है। जैसे कि मैं कहूंगी एक सफेद घोड़ा है, जैसे परियों की कहानी में आती है ना, सफेद घोड़ा है और वो उड़ रहा है। घोड़ा कभी उड़ सकता है? नहीं हो सकता है ना, वो सिर्फ परियों की कहानी में ही तक ही सीमित है। तो वो है विकल्प वृत्ति, जो शब्द है ही नहीं। जैसे जैसे इन 2-3 एग्जाम्पल दिया था, ये जैसे कल्पना। हाँ जी, कल्पना। यस एग्जैक्टली वही वर्ड है, इसको कल्पना कहते हैं। ऐसे वो वस्तु है ही नहीं, हम उसके बारे में बात कर रहे हैं, शून्य है, वो वस्तु है ही नहीं, तो वो क्या होगा उसमें? आप सोचिए ना, कोई कुछ देखा ही नहीं, सिर्फ अफवाहें फैलाते हैं हम लोग। भास होना, भास होना, हाँ भास होना। नहीं, वो भास होना वो विपर्यय है। आभासी, आभासी। हाँ वो विपर्यय है, आभास होना वो विपर्यय है। लेकिन विकल्प में मैं क्या कह रही हूँ, जैसे मैंने कहा एक ससा है, ससे को 2 सींग है, और मैं बोल रही हूँ मैंने ऐसे ससे को देखा जिसको 2 सींग। आप मुझे मेरा यकीन करेंगे क्या? नहीं है ना। ऐसे ही अच्छा, सबसे अच्छा उदाहरण आपको बताती हूँ विकल्प का। आजकल आप न्यूज देखते हैं ना, न्यूज देखते हैं, आधा से ज्यादा हम जो सोशल मीडिया में देखते हैं, यूट्यूब में देखते हैं, आधा से ज्यादा वो सत्य होता है क्या उसमें? वो सिर्फ अफवाहें है ना, अफवाहें बोलते हैं ना, रूमर्स। ऐसी किसी ने कुछ कहा होगा, उसका बड़ा चढ़ा के फिर हम बात करते हैं, हमने देखा ही नहीं है उस चीज को, किसी और ने उस चीज के बारे में कहा और हम उसने बड़ा चढ़ा के बात की है ना। मैम उसका उदाहरण कल्पतरु हो सकता है क्या? कि कल्पतरु एक ऐसा वृक्ष है जिसके नीचे हम बैठकर कुछ भी कल्पना करें तो वो साक्षात हमारे सामने आ जाती है। नहीं, तो कल्प वृक्ष तो साक्षात था, तो हम ऐसा नहीं कह सकते। अच्छा, जैसे फॉर एग्जाम्पल आपने भूगोल सीखा होगा ना, भूगोल तो नहीं, भूगोल नहीं, विज्ञान से क्लास 4 क्लास 5 की बात कर रही हूँ, बहुत छोटी क्लास। उसमें क्या सिखाया गया था कि ये जो नारियल का झाड़ है ना, उसे कल्प वृक्ष ऐसे कहते हैं। क्यों कहते हैं कल्प वृक्ष? क्योंकि उसकी हर एक भाग काम में आता है। नारियल के झाड़ से नारियल तो मिलता ही है, और उस नारियल का भी देखो हम कैसे प्रयोग कर सकते हैं। नारियल हम खाने में डाल सकते हैं, नारियल पानी ले सकते हैं, उसका तेल बना सकते हैं, और नारियल यूज करने के बाद उसका जो शेल होता है ना, उसका बाहर का शेल, उसे भी हम यूज कर सकते हैं। और जो नारियल के झाड़ के जो पत्ते रहते हैं, पत्ते का भी यूज करते हैं, झाड़ू बनाते हैं, झाड़ू बनाते हैं,
पत्ते का Yes. झाड़ू बनाते हैं। यस, झाड़ू बनाते हैं, रूफ, घर के ऊपर का रूफ बना सकते हैं, बहुत है ना। तो ये कल्प वृक्ष ऐसा नहीं बोल सकते कि वो अस्तित्व में था, इसीलिए हम मृगजड़, उसको- मृगजड़ बोल सकते हैं, मृगजड़। अभी मृगजड़ का आप मतलब बताइए, फिर मैं बताती हूँ। मृगजड़ जो आभास होता है, जो अस्तित्व में नहीं है हाँ, लेकिन उसका वो सोच रहे हैं। वो नहीं, वो विपर्य में आएगा। अच्छा। इंग्लिश में हम मिराज बोलते हैं ना, जैसे हाँ, रेगिस्तान में। मृगजड़ हाँ, बराबर। हाँ, मिराज। वही उसी की बात कर रहे हैं ना। हाँ, रेगिस्तान वही। में हम खड़े हैं और दूर में हमें ये जो सूर्य के प्रकाश के वजह से हमें लगता है वहां पे पानी है, और जब लेकिन हम पास ओपन में है, गए वो पानी नहीं दिखता नहीं है, है मृगजड़ ना। हाँ, बोलते हैं उसको। वो विपर्य में आएगा, वो विकल्प में नहीं आएगा। ठीक है। वह उसमें आभास होना। यह तो मैं वो जैसे मैंने ससा का 2 सींग मैंने मेंशन किया। जैसे ठीक है, मैं जल परी, एक परियों के कहानी में जल परी रहती है ना, या मत्स्य कन्या बोलते हैं उसको, वह अस्तित्व में है नहीं है, है ना। इसीलिए तो उसको ऐसी वृत्तियों को जो है ही नहीं और हम उसके बारे में चर्चा कर रहे हैं। मैडम आजकल में जो न्यूज में बताते हैं। मैम, हाँ जी मैम उसे कल्पना ही कहना उचित होगा। क्षितिज, नहीं, क्षितिज का मतलब है होराइजन, है ना, है ना म्हणजे मैम, हाँ जी, ज्या क्या आकाश क्या उसे टेकल्यासारखं वाटतं त्याला क्षितिज म्हणतात. हाँ, पर वहां पास में जाएंगे वो दूर से दिखता है, क्षितिज दिखता है। अगर हम उस जगह पास में जाएंगे तो वह क्षितिज नहीं दिखता है ना, उस जगह पे हम जाएंगे तो दूर से नहीं। क्षितिज दिखता है, जहाँ पे आकाश और ये टच हो रहा है ना, राइट। हाँ, हाँ, मैम उसे कल्पना कहना उचित होगा। ये किस विकल्प को? हाँ, हाँ, ये विकल्प तो पूरी तरह से कल्पना है, क्योंकि वह वस्तु अस्तित्व में नहीं है, इसलिए, है ना। तो ये इतने सारे सुनने को मिलते हैं। अभी लेटेस्ट विकल्प क्या था, ये चाइनीज प्रेसिडेंट का, वो है ही नहीं, वो मर गए हैं, उनको कुछ हो गया है, ऐसे बताया। अब आज सुबह सुबह न्यूज में देखते हैं कि वो सबके सामने आ गए हैं, है ना। ये आफवाहें जितनी भी होती है ना, उसको हम ऐसे विकल्प में मान सकते हैं, ठीक है। तो ऐसा है, तो प्रमाण, विपर्यय, विकल्प। अब नेक्स्ट क्या है? निद्रा। निद्रा. अच्छा, निद्रा का सीधा सीधा अर्थ क्या होगा? निद्रा का ये सीधा सीधा यह अर्थ होगा सोना, ओके, नींद, नींद लेना, ठीक है ना। हम उसी को निद्रा कहते हैं ना। अच्छा, अब ये जो निद्रा है हमारे लिए अलग है, और जो योगी होते हैं वह अलग है। अच्छा, पर इसको वृत्ति क्यों कहा गया है? निद्रा को वृत्ति क्यों कहा गया है? क्योंकि इसीलिए वृत्ति कहा गया है, जब हम नींद से उठते हैं, उठने के बाद हम क्या बोलते हैं? अरे मेरी इतनी अच्छी नींद हुई, सुखमय नींद हुई, ऐसा हम बोलते हैं, ठीक है। या फिर क्या बोलते हैं? अरे मैंने बहुत बुरा सपना देखा, मैं डर गई, और मेरी नींद उठने के बाद हमें दुख लगता है ना। अच्छा, जब हम कहते हैं कि नींद से उठने के बाद बहुत अच्छा लग रहा है, फ्रेश लग रहा है, इसका मतलब है तब चित्त के अंदर, निद्रा में तामसिक गुण की मात्रा अधिक होता है, शक्तिशाली होता है, इसीलिए तो हम नींद लेते हैं। लेकिन उठने के बाद फ्रेश लगता है, या इसका मतलब है वह सात्विक निद्रा हुई है, राइट। फिर दूसरा अर्थ ये है, डर के मारे हम उठ जाते हैं,
अरे मैंने बुरा सपना देखा, दुख हुआ ना, वह है राजसिक निद्रा। अच्छा, अब प्रकृति 3 गुणों से बनी है, राइट? आप सब एग्री करते हैं, प्रकृति 3 गुणों से बनी है, तो इसीलिए यह निद्रा भी, क्योंकि हम बोल सकते हैं अच्छी नींद हुई या अच्छी नींद नहीं हुई, ऐसा हम उसका भेद कर सकते हैं। इसका मतलब है यह वृत्तियां भी त्रिगुणा से ही त्रिगुणात्मक है, ठीक है? मतलब वो कभी पहले वृत्तियां कभी क्लिष्ट है, कभी कभी अक्लिष्ट है ना? तो निद्रा में अक्लिष्ट निद्रा कैसी होगी? उठने के बाद अच्छा लगता है जब हम बोलते हैं, वह अक्लिष्ट है, राइट? और क्लिष्ट निद्रा कैसी है? जैसे कि मैंने कहा, उठ के मुझे मैं डर गई, मुझे एक बुरा सपना देखा, ऐसे, राइट? तो ये क्लिष्ट अक्लिष्ट। तो लेकिन पतंजलि मुनि क्या कहते हैं? चाहे वृत्ति वो क्लिष्ट हो या अक्लिष्ट हो, हमें उनसे परे जाना है, उनसे भी परे जाना है। अक्लिष्ट वृत्तियां भी अच्छी नहीं है, उनसे भी परे जाना है, तब हम वृत्तियों का निरोध कर सकते हैं, ठीक है? अच्छा, यह सामान्य लोगों के, हाँ जी, हेलो मैम, हाँ जी, पतंजलि मुनि ने ऐसा क्या है क्या, जो पंचवृत्तियां जो है, जो ज्यादा भी हो अगर वो बुरा है और कम भी हो तो वो भी बुरा है। नहीं, मैं मात्रा की बात नहीं कर रही हूँ, आप प्लीज समझिए। नींद ज्यादा हुई या कम हुई उसकी बात नहीं कर रही हूँ, मैं सिर्फ यही आपकी नींद की क्वालिटी के बारे में बात कर रही हूँ। और उसका आभास आपको कब होगा? उठने के बाद। जब आप सोए रहते हैं आपको आभास हो जाता है क्या, अरे मेरी इतनी अच्छी नींद हो रही है अभी? वर्तमान काल में आप बोल सकते हैं नींद के वक्त, नींद के वक्त आपको वह आभास नहीं होगा, नींद से उठने के बाद में वह आभास आपको होता है ना? राइट? मैं नींद की मात्रा के बारे में नहीं बोल रही हूँ, उसकी क्वालिटी के बारे में बोल रही हूँ। वह या तो सात्विक हो सकता है या राजसिक, वो तामसिक तो है ही, इसीलिए हम सो रहे हैं ना। अगर तमोगुण नहीं होता, उस निद्रा की वृत्ति में तमोगुण नहीं होता, तो हम रात को कैसे सो पाते, है ना? इसका मतलब ही है कि वह त्रिगुणात्मक है। और अब आते हैं योगियों के लिए। योगियों के लिए आपने सुना है चित्त के 4 अवस्थाएं होती है, जागृत अवस्था, निद्रा, स्वप्न अवस्था, सुषुप्ति अवस्था, और लास्ट में तुरीय। तो अब ये जो योगी होते हैं, उनके हिसाब से ये निद्रा भी एक वृत्ति है। क्यों? वह सुषुप्ति के स्थिति में है, मतलब डीप स्लीप के स्थिति में है। उसमें उस स्थिति में उन्हें वृत्तियों का आभास तो नहीं होता है, क्योंकि वह डीप स्लीप में है, पर उठने के बाद फिर से वह वृत्तियां जाग जाती है आंखें खोलते ही। तो इसीलिए उनके लिए भी यह कहा गया है, मेंटल एक्टिविटी तो बंद हो जाती है यह सुषुप्ति अवस्था में। जो चित्त की जो प्रक्रिया है वो सारे बंद हो जाते हैं, लेकिन वह जग जाते हैं तो वह शुरू हो जाते हैं। तो इसीलिए यह कहा गया है कि पतंजलि मुनि ने कहा कि निद्रा भी। अच्छा, यही पोर्शन आपको सूत्र के रूप में आप सीखेंगे अगले सेमेस्टर, इसीलिए मैं अभी शॉर्ट आपको बता रही हूँ। अगले सेमेस्टर में आपको पूरा डिटेल में हम बताएंगे। और ये निद्रा अवस्था में क्यों ऐसा यह क्रियाशील, वह बिल्कुल क्रियाशील नहीं होता है चित्त। क्यों? क्योंकि हमारा जो ब्रेन है, मस्तिष्क है,
और हमारा जो चित्त है उसका कनेक्शन कट जाता है। इस वजह से हमें कोई हमारी चेतना उस समय नहीं रहती है नींद के समय में, लेकिन उठने के बाद हमें सब याद आ जाता है। ओके ओके, तो अब हम आते हैं निद्रा स्मृति। ओके, अच्छा, स्मृति भी एक वृत्ति है। क्यों कहा गया है कि स्मृति एक वृत्ति है? अच्छा, वह इसीलिए कहा गया है कि स्मृति एक क्योंकि इनका आधार है पहले की 4 वृत्तियां। पहले की 4 वृत्तियां कौन से हैं? अभी आपको पता है, प्रमाण, विपर्यय, विकल्प और निद्रा। ठीक है, हाँ, यह स्मृति जो है पहले जो 4 वृत्तियां हैं उन पर आधारित है। हम कैसे कह सकते हैं कि उन पर आधारित है? क्योंकि हमारे जीवन में जितने भी हमें अनुभव मिलते हैं, यह सारे अनुभव उनका संस्कार बन जाता है। संस्कार अनुभव लेने के बाद ऐसा नहीं है कि चलो ऐसा नहीं है कि अनुभव हमने ले लिया, बस अभी समाप्त हो चुका है, ऐसा नहीं है। जैसे ही हम अनुभव लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि मैंने कहा, एक सुंदर गाड़ी को देखा मैंने, देखी, एक बेंज, मर्सिडीज बेंज या ऑडी को देखा मैंने, ऐसे कहा, मतलब बहुत सुंदर गाड़ी है, ऐसे। तो यह अनुभव ले लिया, क्या इसका मतलब है कि अच्छा अभी सब कुछ समाप्त हो गया? ऐसा नहीं है। वह गाड़ी का जो संस्कार है चित्त के अंदर संस्कार बन के रह जाता है। जैसे हम छापा बोलते हैं ना, स्टैंप लगाते हैं ना, कॉलेज का स्टैंप लगता है आपके मार्कशीट, ठीक उसी तरह यह काम करता है अनुभव। अच्छा, जब यह इंप्रेशन हो जाता है, यह संस्कार बन जाता है, ठीक उसी तरह की गाड़ी मैं 5 साल 10 साल के बाद उसी रंग की गाड़ी, उसी मॉडल की गाड़ी मैं देखती हूँ, तो क्या होगा? मेरे चित्त में वह अनुभव पहले से ही था, वह ऊपर आएगा, है ना? इसका मतलब है मेरी ज्ञानेंद्रियों के द्वारा यह प्राप्त हुआ ज्ञान है, वह चित्त में संस्कार बन के रहता है, और जैसे ही ठीक उसी तरह कोई और अनुभव मुझे मिलता है, वह वृत्ति ऊपर आ जाती है। जैसे तभी मैंने कहा था, तालाब का पानी पत्थर फेंकने से डिस्टर्ब होता है ना? डिस्टर्ब, और नीचे का जो मिट्टी ऊपर आने लगता है ना? जब तक पत्थर फेंका नहीं था, साफ था, हमें पानी के नीचे एकदम साफ लग रहा था। जैसे ही किसी ने पत्थर फेंक दिया, पानी डिस्टर्ब हो गया और नीचे की मिट्टी ऊपर आ गई, है ना? तो इसीलिए स्मृति को भी वृत्ति कहा गया है, पतंजलि मुनि ने। और कभी कभी यह स्मृति ऐसा काम करती है, देखिए यह भी क्लिष्ट और अक्लिष्ट होता है, इसलिए उन्होंने पहले ही कहा वृत्तियां क्लिष्ट भी है और अक्लिष्ट। कभी कभी पहले का जो ज्ञान रहता है ना, अनुभव, वह इतना हमारे चित्त के अंदर संस्कार बन के रह जाता है। जैसे कि हम किसी बच्चे को बोलते हैं, अरे वहां अंधेरा है, वहां पे भूत है, वहां नहीं जाना है। ऐसे ही बच्चों को रोकने के लिए हम ऐसे बोल देते हैं, तो क्या होगा? बच्चों के अंदर वो संस्कार बन जाता है। तो जब भी वह बच्चा अंधेरे को देखता है, वह कहता है नहीं वहां पे भूत है, हमें खा जाएगा, वहां नहीं जाना है। तो कोई लोगों को बड़े होने के बाद भी यह भय रहता है, बड़े होने के बाद भी यह अंधेरे का भय होता ही है। तो यह इसीलिए स्मृति को यहाँ मैंने क्लिष्ट स्मृति के बारे में बताया। वैसे अक्लिष्ट स्मृतियां भी है,
सिर्फ क्लिष्ट स्मृति के बारे में ही क्यों बात करना, अक्लिष्ट स्मृतियां भी है जो अच्छी स्मृतियां हैं, पर वह स्मृतियां भी हमारे लिए चित्त वृत्ति का निरोध हम नहीं कर सकते। ओके, ठीक है, अब हो गया वृत्तियां। अच्छा, अब हम आते हैं, देखिए इसमें पुरुष, ओके, पुरुष योग में पुरुष के बारे में क्या बताया है, लेकिन आपको परीक्षा में ऐसा प्रश्न आ सकता है, सांख्य के पुरुष के बारे में लिखिए, सांख्य के प्रकृति के बारे में लिखिए, ऐसे ही प्रश्न आएगा। ये नहीं बोलेंगे कि योग की पुरुष, क्यों नहीं पूछेंगे, क्योंकि योग का जो पुरुष है उनकी व्याख्या है, वहां से कहाँ से लिया गया है, यही से, सांख्य से ही लिया गया है ना, इसीलिए उनको सांख्य और योग को समान तंत्र ऐसा बोला गया है, समान तंत्र बोला गया है, क्योंकि सांख्य का जो भी सिद्धांत है उन्हीं सिद्धांतों के ऊपर ही पतंजलि मुनि ने योग सूत्र की रचना की है। परीक्षा में सांख्य का पूछेंगे, पुरुष सांख्य का प्रकृति ऐसे पूछेंगे, जो हमने ऑलरेडी सीखा है, पर आपको पता होना चाहिए कि उस क्या कहते हैं, सूत्रों में पुरुष का शब्द, इसीलिए उन्होंने पुरुष का व्याख्या हमें ऑलरेडी पता है, तो पतंजलि मुनि ने स्टार्टिंग से नहीं बोलेंगे पुरुष दृष्टा है, वो अकर्ता है, प्रकाश स्वरूप, ये सब उन्होंने नहीं बताया, ऑलरेडी हम सांख्य में सीख चुके हैं। उन्होंने यह बताया है कि पहले पाद में, पहला पाद कौन सा है, समाधि पाद, समाधि पाद में 16वां जो सूत्र है उसमें बताया है उन्होंने, पुरुष का शब्द आया है। तो उन्होंने टेकन फॉर ग्रांटेड लिया कि हम सबको पुरुष की व्याख्या पता है, हम जानते हैं कि पुरुष की व्याख्या क्या है। ओके, तो उन्होंने ऐसे मन में सोच के आप चलिए, तत्परम पुरुष ख्याते गुण वैतृष्यम। अच्छा, पुरुष, ये सब हम आत्मा के ज्ञान के बारे में बात, पुरुष मतलब आत्मा, आत्मा के ज्ञान के बारे में हम बात कर रहे हैं, ठीक है। यह पुरुष के ज्ञान से ज्ञान प्राप्ति हो चुकी है, वैराग्य, अभ्यास वैराग्य कर चुके हैं, मान लीजिए योगी अभ्यास वैराग्य कर चुके हैं, वह एक ऐसी स्थिति में आ गए हैं, अभ्यास वैराग्य करने के बाद उसे परम वैराग्य कहते हैं। उस परम वैराग्य की स्थिति में पुरुष ख्याते, पुरुष ख्याते मतलब आत्मा का ज्ञान, पुरुष का ज्ञान प्राप्त होता है। अच्छा, पुरुष का ज्ञान प्राप्त होने से क्या लाभ है उसका, पुरुष की व्याख्या आपको पता है, मैं पूरा फिर से नहीं कहूंगी। पुरुष के ज्ञान प्राप्त होने से वो जो इंद्रियों को हमेशा वस्तुओं के पीछे भागते हैं, वस्तुओं की तृष्णा है उनको, यह वस्तु चाहिए, वह मिल गया तो मुझे पहले घर चाहिए, फिर गाड़ी चाहिए, फिर बंगला चाहिए, फिर लैपटॉप चाहिए, सो ऑन, ऐसे चलता ही रहेगा। लेकिन जब ये पुरुष का ज्ञान हो जाता है, उन सारे चीजों का तृष्णा बंद हो जाता है। हम वस्तुओं के विषयों के पीछे, हम ऐसा नहीं कि पुरुष का ज्ञान आ गया तो हमारी जो ऑलरेडी बंगला गाड़ी है सब गायब हो जाएगा, वैसा नहीं है। बंगला वैसे ही रहेगा, गाड़ी वैसे ही रहेगी, हमें उसकी तृष्णा नहीं है, हम उसके पीछे नहीं भागते, ठीक है। तो यह पुरुष शब्द उस
इसमें आया है। और कहाँ पे आया है? कैवल्य पाद में भी इस पुरुष का शब्द आया है। ओके, कैसा उन्होंने क्या बताया है? सत्व पुरुषान यत् अख्याति मात्रस्य सर्वभावादि अष्टातृत्वं सर्वज्ञतृत्वं च। इसका मतलब है ये जो सत्व पुरुष ख्याति मात्रस्य, इसका मतलब है बुद्धि और पुरुष, यानी योग की भाषा में हम कह सकते हैं कि चित्त और पुरुष, इन दोनों की भिन्नता, मतलब हमें ज्ञात होता है यह चित्त जो अपने आप को चैतन्यशील समझती है, चित्त वह चैतन्यशील नहीं है, उसका ज्ञान हमें होता है। ये परम वैराग्य सब करने के बाद हमें यह ज्ञान हो जाता है। जैसे ही इसका ज्ञान हो जाता है, कौन से समाधि हमें प्राप्त होती है? सबीज समाधि। यहाँ पे ऐसा होता है, इस सबीज इस अवस्था में ऐसा होता है कि हम ऐसा होता है कि हमें भिन्नता का ज्ञान हो चुका है कि यह चित्त और पुरुष, चित्त में प्रतिबिंब पड़ने से चित्त अपने आप को क्रियाशील समझती है। यही तो अज्ञान है, यही तो अविद्या है। यह अविद्या दूर हो जाती है। यह अविद्या दूर होने के बाद में जैसे ही उसको ज्ञान हो जाता है कि ये चित्त कुछ भी नहीं है, उस योगी को ज्ञान हो जाता है। अच्छा, ये पता चल गया है। क्या इसका मतलब है सारी सृष्टि खत्म हो जाएगी? वो सृष्टि जैसे चलती है वैसे ही चलती रहेगी। उस योगी के लिए वह सृष्टि समाप्त हो चुका है, उस योगी के लिए। इसीलिए आपने देखा होगा ना, योगियों को कुछ नहीं होता है, उनको ना गुस्सा आता है, ना खुश होते हैं, ना कुछ भी होते। हम सोचते हैं क्या इनको भावना ही नहीं है, हम ऐसा सोचते हैं। जैसे हिमालय में योगी रहते हैं या एकांत में रहते हैं, उन योगियों को कुछ नहीं ना ही उनको प्रसन्नता होती है, ना ही दुख होता है। हम सोचते हैं ये कैसे इंसान है, इनको भावना ही नहीं है, ऐसा हम सोचते हैं। लेकिन उनके लिए, आप उनके एंगल से देखिए, उनके लिए यह सृष्टि समाप्त हो चुकी है। अच्छा, अगर सृष्टि समाप्त हो चुकी है तो भी वह जीवित रहते हैं। क्यों जीवित रहते हैं? शेष है, उनका जीवन अभी शेष है। क्यों शेष है? क्योंकि मैंने सांख्य में आपको 3 तरह की कर्मों के बारे में बताया था, करेक्ट? संचित, प्रारब्ध और आगामी। उनका संचित खत्म हो रहा है, आगामी का तो सवाल ही नहीं है, क्योंकि वो जो भी कर्म करेंगे, हाँ, उन कर्मों का बंधन ही नहीं होगा, क्योंकि उनको उस भेद पता चल गया है ना? चित्त में, पुरुष में भेद पता चल गया है, उनका ज्ञान हो चुका है, राइट? तो जैसे ही इस ज्ञान वह प्राप्त कर लेता है, उसके बाद क्या होगा? वह सिर्फ इसीलिए जीवित रहता है कि दूसरों की मदद कर सके, दूसरों के भी आत्मज्ञान दे सके, इसलिए वह जीवित। पर एक ही कर्म उसका शेष रहता है, वो है प्रारब्ध। वह उसके भी पिछले जन्म का कुछ कर्म होगा ना, तो वह उस प्रारब्ध को अनुभव लेने के लिए बिना किसी बंधन के, वह बिना किसी बंधन के वह प्रारब्ध का अनुभव लेता है।
ओके, लेता है और जैसे ही वह प्रारब्ध उसका समाप्त हो जाता है वह अपना शरीर को त्याग देता है। ओके, तो यह आत्मा के बारे में, पुरुष के बारे में योग की दर्शन के अनुसार। अच्छा, अब हम अविद्या के बारे में थोड़ा सा बात करते हैं। अविद्या के बारे में हम बात करते हैं। मैंने अभी अभी कहा था कि अगर अविद्या दूर हो जाती है ना, हाँ, जब अविद्या दूर हो जाती है तो उसे ज्ञान होता है ना, उस योगी को ज्ञान होता है, राइट? ओके, उस योगी को अच्छा, ये अविद्या शब्द कहाँ पे आया है? वह दूसरे अध्याय में, साधन पाद में। मैंने आपको पिछले क्लास में सारांश में बताया था कि समाधि पाद में पतंजलि मुनि ने क्या क्या दिया है, साधन पाद में क्या क्या दिया है, मैंने बताया था, राइट? अब साधन पाद में उन्होंने क्या दिया है, उसका शुरुआत ही क्रिया योग से किया है। क्रिया योग क्या है जानते हैं? कोई जानता है यहाँ पे क्रिया योग? क्रिया योग तपः स्वाध्याय, है ना? तपः स्वाध्याय ईश्वर प्रणिधानानि क्रिया योग। ईश्वर प्रणिधानानि क्रिया योग। तो साधन पाद के शुरुआत में ही वह क्रिया योग। फिर दूसरे सूत्र में साधन बताते हैं कि क्रिया योग करना क्यों है, ऐसे दूसरा सूत्र में उन्होंने बताया। ठीक है, क्रिया योग क्यों करना है? इसीलिए करना है 5 तरह के, अभी हमने क्लिष्ट और अक्लिष्ट के बारे में अभी हमने बात किया था, राइट? तो यहाँ 5 तरह के क्लेश होते, वृत्तियां क्लिष्ट अक्लिष्ट होती है, पर वह क्लिष्ट वृत्तियां कहाँ से निकलती है? क्लेश, अविनिवेश। हाँ जी, राग द्वेष अविनिवेश। यस यस, यह सब क्लेश है, दुख देने वाले हैं। क्या है? अविद्या, अविद्या, अस्मिता, राग द्वेष अविनिवेश। हाँ, राग द्वेष अभिनिवेश। तो उसमें से पहला क्लेश कौन सा है? अविद्या। अविद्या ही सारे बाकी के जितने भी क्लेश है उनको जन्म देती है। तो आप ऐसा समझिए कि एक वृक्ष है और उनका वृक्ष का मूल है, वो मूल कहाँ पे होता है? मिट्टी के नीचे, है ना? उसी को अविद्या, ऐसे आप मन में सोचिए, ऐसी कल्पना कीजिए कि वही अविद्या है। अच्छा, इस मूल में से वृक्ष का जो ट्रंक निकलता है, अस्तित्व, उसी से उस वृक्ष को अस्तित्व मिलता है ना, तो वही उसको अस्मिता हम बोल सकते हैं। उस वृक्ष का जो ट्रंक है ना, बीज का जो ट्रंक है, उसको अस्मिता हम कह सकते हैं। अच्छा, अब इन ट्रंक से शाखाएं निकलती है, राइट? उस ट्रंक में से उस वृक्ष की शाखाएं निकलती है। अब ये जो शाखाएं हैं वह क्या है? राग द्वेष, वह अस्मिता से ही निकलता है, वो समझिए इस बात को। मेरा जब हम करते हैं ना, उसी से यह राग द्वेष निकलता है। और उसका जो फल है, अभी वृक्ष है तो उसका फल भी तो निकलेगा, वह फल को अभिनिवेश ऐसा कह सकते हैं। अच्छा, अब हमें क्या करना है? अविद्या के बारे में, अविद्या ही कारण है ना, इन सारी चीजों का कारण ही अविद्या है। तो अब हम देखते हैं कि
अविद्या के बारे में उन्होंने क्या, तो इसीलिए पतंजलि ने कहा है क्रिया योग करना है। क्यों? इस सारे क्लेशों का नाश करना है, इसीलिए क्रिया योग करना है। और अविद्या क्या है, मैंने सांख्य में बहुत बार बता चुकी हूँ। याद कीजिए अविद्या क्या है, सांख्य में योग में अविद्या क्या है? दुख, यस अज्ञान। यस। तो दुख किस वजह से होता है? दुख प्रकृति पुरुष के संपर्क में आती है और पूरी सृष्टि निकलती है ना, पूरी सृष्टि। वही अविद्या है जिसके वजह से ये सृष्टि निकलती है। हम जो देखते हैं, मेरी ये सृष्टि है, ये यहाँ मेरी अविद्या है। ठीक है? तो अब इस तो योग दर्शन यही कहता है कि इस अविद्या को दूर करना है, नाश करना है। इस अविद्या का नाश करेंगे तो ही वह दुखों का नाश होगा। कितने तरह के दुख है, बीच बीच में पूछती रहूं। सांख्य में हमने सीखा था कितने तरह के दुख है। 3 हाँ जी, 3 दुख। ये 3 तरह के दुख मैंने सांख्य में बताया था। 3 तरह के दुख है, आदि भौतिक, आदि दैविक, आध्यात्मिक। आध्यात्मिक। यस। तो इन 3 तरह के दुखों का हमें नाश करना है। वह नाश तब होगा जब हम इस अविद्या को दूर करेंगे। ठीक है, अब हम आते हैं अविद्या। हाँ, अच्छा, इस अविद्या के बारे में कहते हैं कि यह दूसरे अध्याय में साधन पाद में चौथे सूत्र में उन्होंने कहा है अविद्या क्षेत्रम उत्तरेशम, मतलब अविद्या क्षेत्रम वही ग्राउंड है, वही मूल है, बेस है। किसके लिए? अविद्या के लिए, सॉरी, दूसरे क्लेशों को जन्म देने के लिए वही बेस है। उसी से जैसे कि अभी मैंने वृक्ष का उदाहरण दिया था। उत्तरेशम प्रसुप्त तनु उच्छिन्न उद्धाराणाम। ठीक है, अच्छा, यह जो क्लेश निकलते हैं अविद्या के द्वारा, यह क्लेश निकलते हैं। अच्छा, उन वृत्तियां, क्लेशों से वृत्तियां अंदर रहती, दुखों के वजह से वृत्तियां होती है ना। तो वह वृत्तियां कितने स्टेजेस में होते हैं, उनकी स्टेजेस कैसे होते हैं? अच्छा, ये 2.4 आप लिख लीजिए, नोट कर लीजिए। अविद्या के बारे में आया तो आपको 2.4 उसके बारे में पूरा एक्सप्लेनेशन देना है। ओके, 2.4 अविद्या क्षेत्रम उत्तरेशम प्रसुप्त तनु विच्छिन्न उद्धाराणाम। ओके, प्रसुप्त, प्रसुप्त का मतलब क्या है? प्रसुप्त का मतलब है वृत्ति तो है लेकिन वह बीज के समान है ना, है वृत्ति लेकिन बीज के समान है। अभी इस क्षण में वो वृत्ति नहीं है, इसका मतलब ये नहीं कि वृत्ति ही नहीं है। एक योगी है, वह हिमालय जाके तप करता है, ध्यान करता है, जो समाधि करता है, फिर वो सब करके वापस शहर में आ जाता है। ठीक है, उसने अपने पूरे गुस्से के ऊपर पूरा नियंत्रण पा लिया है, उन्होंने पा लिया है, बहुत खुश है, वह वापस शहर में आ जाता है। अच्छा, वह शहर में आने के बाद एक हम
एक जगह से दूसरी जगह जाना है तो हम बस लेते हैं, हाँ, बस में बस पकड़ते हैं और बस के अंदर बैठते हैं। और तो यह जो योगी है वह बस के लिए खड़ा है, उसको एक गांव से दूसरे गांव जाना है और वो बस के लिए खड़ा है। तब तो भीड़ ही नहीं थी, तब तो वो बहुत प्रसन्न था और वो खड़ा, और जैसे ही वह बस आई उसे पता नहीं कि वो भीड़ कहाँ से आई, जोर से उनको धक्का लग गया। जैसे ही धक्का लग गया जोर से चिल्लाने लगा, आपको दिखाई नहीं देता है, हम खड़े हैं, ये है, तो वह चिल्लाने लगा। उसका मतलब क्या था, वह प्रसुप्त था, मतलब वह हिमालय में भीड़ का सवाल नहीं है ना, तो उस वातावरण में ठीक था, वह उसका वृत्तियां नियंत्रण में थी। पर वही नियंत्रण भीड़ में भी, जब हम भीड़ में रहते हैं वही नियंत्रण होना चाहिए, है ना? आप एग्री करते हैं कि नहीं करते हैं? तभी हम बोल सकते हैं कि हम वृत्तियों का नाश कर सकते हैं। आपको ये उदाहरण समझ में आ रहा है, रिलेट कर पा रहे हैं? नहीं कर पा रहे हैं? कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं? नहीं कर पा रहे हैं तो भी ठीक है, नो इश्यूज। आप उत्तर दीजिए, कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं? अच्छा ठीक है, मैं एक और बार, हाँ दूसरा उदाहरण दे दीजिए ना मैम। अच्छा दूसरा उदाहरण दो, ठीक है, हिमालय का छोड़िए आप, हम दूसरा उदाहरण पे आ जाते हैं। अच्छा आप सोचिए कि हम हम मंदिर में गए हैं, हाँ, बहुत हमने ध्यान वान कर लिया और बहुत शांत हो गए। अब हम मंदिर में एक शांति के लिए हम मंदिर जाते हैं, मन की शांति के लिए, ठीक है। अच्छा अब हम जाते हैं तो मंदिर में जैसे मैं अंदर जाती हूँ तब मंदिर खाली था, ओके। मैं अच्छे से एकदम शांत, मैं ये सोच रही, अरे मेरी वृत्तियां इतनी कंट्रोल में आ गई है, नियंत्रण कर चुकी हूँ। और मंदिर में यहाँ पे बंबई में आपने पता नहीं सुना है, सिद्धिविनायक और महालक्ष्मी, सिद्धिविनायक हमेशा उसमें भीड़ रहता है, उस दिन भीड़ नहीं थी, मैं बहुत खुश हो गई। और पीछे से पता नहीं कहाँ से भीड़ आ गई, 1-2 मिनट में पीछे से भीड़ आ गई और मुझे धक्का दे दिया। फिर तुरंत ही मैं गुस्से में आ गई, इतनी बड़ी योगी हूं मैं, मुझे गुस्सा आ गया, अरे आपको ध्यान नहीं है क्या, दिखता नहीं है मैं खड़ी हूं? अगर वह, मेरा ये कहने का मतलब है, अगर वो वृत्ति प्रसुप्त के रूप में नहीं होता, क्या मुझे क्रोध आता? धक्का लगने पर क्रोध आता? नहीं आता ना, है ना? ओके आप, मुझे लगता है अभी भी आप नहीं समझे। प्रसुप्त मैम मेरे मन में एक कुछ याद आया तो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। अगर ये उदाहरण इसके लिए फिट है तो हाँ कह दीजिए। हाँ हाँ बोलिए। आम्ही मराठीतून सांगते। हाँ 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 साधू असतो हाँ आणि तो पूर्ण, त्याला असं वाटतं की मी पूर्णतः विरक्त झालेलो आहे, हाँ मला संसाराबद्दलची विरक्ती आलेली आहे। आणि अचानक तिथं एक राजा येतो। राजा म्हणतो की मी काही दिवस वनामध्ये जातोय, तर तुम्ही माझे हे धनुष्य सांभाळा। तर तो साधू म्हणतो की नाही मी साधू आहे, मी तुझा धनुष्य कशासाठी सांभाळू? तर तो म्हणतो नाही, मी वापस घेऊन जाणार आहे माझ्या राज्यामध्ये जाताना, तर फक्त मी इथं ठेवून चाललोय। आणि मग तो साधू त्याला मान्यता देतो की तू ठीक आहे ठेवून जा। मग तो राजा ठेवून गेल्याच्या नंतर मग बरेच दिवस तो साधू त्या धनुष्याकडे बघत राहतो। मग एके दिवशी असं वाटतं की आपण हा चालवून बघावा हा धनुष्य। मग तो चालवतो धनुष्य, तर त्याचा लक्ष अगदी अचूक असं तो वेध घेतो त्या लक्षाचा, पक्षाचा। मग त्याला वाटतं की अरे आपल्याकडे तो निशाणीबाजी आहे। मग तो असं मारत चालतो सगळ्यांना, म्हणजे त्याच्याकडे ती मारण्याची वृत्ती कुठेतरी सुप्त रूपामध्ये त्याच्या मनामध्ये होती।
हाँ नहीं, अगर उसके वृत्ति उसके अंदर है तो ही ये ठीक है। वह वृत्ति आप जो कह रहे हैं ना, वो मारने की वृत्ति, और उसको बीज के रूप में था, इसीलिए वह धनुष तो बाण तसं में- वागू शकला त्याच्या हाँ हाँ, नहीं तो कोई तसं और वागू अर्थ शकला होता त्याच्या तो- मनामध्ये ते सुप्त कुठेतरी ते होतं. हाँ, वो प्रसुप्त रूप में था, बीज के रूप में था। योग दर्शन यही कहता है, कोई भी वृत्ति बीज के रूप में रहता है, वह हर कोई जगह में किसी भी परिस्थिति में वह बाहर निकल सकता है। बीज के रूप में है तो भी वहां निकल सकता है। ठीक है, यह प्रसुप्त। ओके, हाँ, अभी प्रसुप्त तनु। तनु का मतलब है वृत्ति तो है, पर वह वीक हो गया है। ओके, इस वृत्ति है चित्त के अंदर, पर वह वीक हो गया है। जैसे कि एक डायबिटीज एक पेशेंट है, ओके, उसको बताया गया है कि कोई भी मीठी चीज नहीं खानी है, और उस व्यक्ति को गुलाब जामुन बहुत पसंद है, बहुत पसंद है। ओके, जैसे ही हम गुलाब जामुन का नाम लेते हैं, उसके मुंह में पानी आ जाता है। कैसे आ गया उसके मुंह में पानी? मतलब वह वृत्ति उसके चित्त के अंदर पहले से है, वो अभी तक नष्ट नहीं। सिर्फ शक्कर नहीं खाने से डायबिटीज चला जाएगा, ऐसा कुछ है नहीं। यही पतंजलि मुनि कह रहे हैं कि वो जो मिठाई खाने की जो प्रवृत्ति है, वो जो मन में है इच्छा, वह इच्छा को भी मारना चाहिए। वह इच्छा को मारना चाहिए, जो जो मिठाई खाने की जो इच्छा है उसे मारना चाहिए। नहीं तो क्या होगा, हम मिठाई के बारे में बात करेंगे, उसके मन में वही रहेगा और उसके मुंह में, तो वो मिठाई खाने के बराबर है। उसके मुंह में पानी छूट गया है तो वो मिठाई खाने के बराबर है। हाँ? यह है तनु। तनु मतलब छोटा होना, वीकेंड होना, बहुत वीक हो गया है वो वृत्ति, पर अभी भी है। ऐसा नहीं कि वो नहीं है, पहले बीज के समान था, पहले स्टेज में। अब क्या हो गया है, बीज से थोड़ा बड़ा हो गया है। खाता नहीं है, मुझे खाना नहीं है, बट फिर भी मिठाई के बारे में बात करेंगे तो उसके मुंह में पानी आए। ओके, प्रसुप्त तनु विच्छिन्न। विच्छिन्न का मतलब क्या है? विच्छिन्न का मतलब है कभी वो कंट्रोल में रहता है, कभी कंट्रोल में नहीं रहता। जैसे हमने गुलाब जामुन के बारे में बात किया, उस डायबिटीज पेशेंट है, वो कभी मन में कंट्रोल रखता है, लेकिन वह चीज अगर सामने आया तो वह झपट पड़ता है, फिर उसके ऊपर कंट्रोल नहीं रहता। इसीलिए विच्छिन्न, कभी उसका मन नियंत्रण में है और कभी कभी उसके मन नियंत्रण में नहीं है। ओके, विच्छिन्न। उद्धारणाम। उद्धारणाम मतलब पूरी तरह से है। उद्धारणाम, वह वृत्ति जागृत है, पूरी तरह से वह वृत्ति जागृत है। ओके, वह वृत्ति जागृत है। मतलब उसे कितना भी बोलो, सामने स्वीट, वही डायबिटीज वाला पेशेंट, बिल्कुल वो है अभी उस वृत्ति। जैसे ही वह मिठाई देखता है, वह कंट्रोल नहीं कर पाता है और झपट पड़ता है। हालांकि उसको पता है मैं डायबिटिक हूँ, मुझे मिठाई नहीं खानी चाहिए, उसे पता है। पता होते हुए भी
उसके अंदर जरा भी कंट्रोल नहीं है, नियंत्रण नहीं है और उस चीज के ऊपर झपट है। तो यह है अविद्या के 4, उसे प्रकार नहीं बोल सकते हैं, उससे क्या बोलेंगे, स्टेजेस बोल सकते हैं। पहले बीज रूप में था, नियंत्रण उस पर नहीं किया तो वह प्रसुप्त हो गया, छोटा है पर वो नहीं दिखाई देता है, छोटा है। फिर उसके बाद में और थोड़ा बड़ा हो गया, इनकंसिस्टेंट, मतलब कभी वो वृत्तियों को कंट्रोल करता है, कभी नहीं करता। उद्धारणाम, अवेकन, पूरे दिखता है कि इसकी वृत्तियां कंट्रोल में नहीं है। ठीक है, यह है अविद्या। अच्छा, इस अविद्या के वजह से क्या होगा? इस अविद्या के वजह से, इस अविद्या के वजह से हम अनित्य को नित्य समझ बैठते हैं, अनित्य को नित्य समझ बैठते हैं, है ना। अनित्य को, जो अशुद्ध चीजें हैं उसको शुद्ध समझ बैठते हैं, जो वास्तव में दुख है उसे हम सुख समझ बैठते हैं। ये सब देखिए हमारे जीवन में हो रहा है ये रोज। यह गलती अविद्या के वजह से हमसे यह गलती होती है, इसीलिए अविद्या का नाश करना है। जैसे कि अविद्या का नाश हो जाएगा, कंटिन्यूअस प्रैक्टिस करने से अविद्या का नाश हो जाएगा, उसका जो यूनियन है, जो संयोग है, वह संयोग अलग अलग हो जाएंगे। जैसे यह अविद्या, इस अविद्या की बात हम कर रहे हैं योग दर्शन के अनुसार। ओके, अच्छा, अब यहाँ पे योग के बारे में, आत्मा यानी पुरुष का बारे में हमने देखा, और हमने और क्या क्या देखा? वृत्तियां समझ में आए तो हम क्लेश के बारे में हम बात कर सकते थे, राइट। या पुरुष ज्ञान और अविद्या, अविद्या क्या होता है योग दर्शन के अनुसार, अविद्या क्या होता है वह हमने देखा। ओके।